गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। तो आज का ये जो सेशन हम लोग का चल रहा है मैथ्स का एसएससी जीडी के लिए, और ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के लिए ही सिर्फ है, ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग, एसएससी, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन करा है x इंटू 5 माइनस 2/x ये बराबर है 5/x के। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग का। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू 5 माइनस 2/x, ठीक है। ये आपका बराबर है बाबू किसके? 5/x के, ठीक है। 5/x के बराबर है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना x से, तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा यहाँ पे, और ये x कट जाएगा ना, तो 5x माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा 5/x के, ठीक है। 5/x को इधर लाते हैं, 2 को इधर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? और 5 कॉमन भी आप ले लीजिए, क्लियर। तो आपका क्या बच जाएगा? x माइनस 1/x ये बराबर हो जाएगा 2 के, क्लियर। और आपका देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इधर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। x माइनस 1/x ये बराबर हो जाएगा 2/5 के, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बाबू? इसको हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो उसी तरह से फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा 2/5 को, तो कितना हो जाएगा? 4/25, 4/25 हो गया, क्लियर। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं? इसको इधर छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके बाबू? 4/25, और ये 2 इधर आ जाएगा, x और 1/x कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 कर देते हैं यहाँ पे। 25 अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 4 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा ना। तो 54/25, ठीक है। 54/25 ये किसका वैल्यू आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। यही हमको पता करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो आपका कितना आ गया? 54/25, यानी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, क्लियर है। इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ये क्लास को कर रहे होंगे तो ये रियलाइज कर रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस को इजी टू हाई लेवल तक आपको डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे जो इजी मेथड है ना वही मेथड आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है और 8% प्रति माह साधारण ब्याज देता है, और 8 वर्षों के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, राशि कितनी हो जाएगी, ये नहीं कह रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। राशि कितनी हो जाएगी, डेट मीन्स कि आपका मिश्रधन पूछा है, और मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है बाबू? 8,000 रुपया है। पी का वैल्यू 8,000 रुपया। देखिए आपको हम डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। 8,000 रुपया है, और आपका टाइमिंग कितना है? टाइमिंग है 8 साल, ठीक है। टी जो आपका है 8 ईयर है, ठीक है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है परसेंटेज आर का वैल्यू 8% है, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा कि एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो होता है, ये क्या होता है? PRT/100। पी क्या होता है? PRT, ठीक है। PRT/100। ये पी मूलधन है, और आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टी क्या है बाबू? टाइम है। तो आपका PRT/100 कर देंगे, तो 8,000 इंटू 8 इंटू 8/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, ठीक है। तो 8 का क्यू है, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 512, ठीक है। 512 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, 5,120 हो गया। ये आपका क्या हो गया? 5,120 रुपया जो हुआ बाबू, ये आपका साधारण ब्याज मिला। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि राशि कितनी मिलेगी, दैट मीन्स मिश्रधन पूछ रहा है। और आप कहोगे कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? ए इजकल टू, ये मिश्रधन इजकल टू क्या होता है? पी यानी मूलधन प्लस एसआई साधारण ब्याज। तो आपका मूलधन कितना है? मूलधन तो आपका क्वेश्चन में 8,000 रुपया दिया हुआ था, और एसआई कितना आ गया? साधारण ब्याज आ गया 5,120। तो 5,120 इसमें आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 1 और 8 5 13, 13,120 रुपया, ठीक है। 13,120 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आप लोग को देखिए कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछता है। सारे क्वेश्चंस जितना भी हम डिस्कस करवा रहे हैं और जितना भी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ठीक है। x के पावर -4 है तो नीचे आएगा तो 1/x के पावर 4, ये बराबर है 194 के, ठीक है। 194 के तो पूछ रहा है कि x प्लस 1/x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो हम कैसे बनाएंगे, a प्लस बी को होल स्क्वायर पे इसको सेट करेंगे। तो अगर बाबू हम दोनों साइड क्या करते हैं, x के पावर 4 यहां पे दिया हुआ है क्या, x के पावर 4, ठीक है। तो x के पावर 4 और प्लस 1/x के पावर 4, ठीक है। और दोनों साइड क्या करते हैं कि 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 ऐड कर देते हैं। तो इधर भी आप 2 ऐड कीजिएगा तो 194 प्लस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 196। और 196 जो होता है बाबू किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 ऐड कीजिए, एक्स स्क्वायर और इंटू 1/x स्क्वायर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपका देखिए फॉर्मूला हो गया। अगर x के पावर 4 को आप इस हिसाब से सोचते हैं कि x स्क्वायर का, जैसे देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर दैट मींस x4 प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 1/x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे सेट नहीं हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। यहाँ पे देखिए गैदरिंग हो जा रहा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, आप लोग को भी कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 14 का स्क्वायर। दोनों साइड आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसमें 2 ऐड इधर भी कीजिए, 2 इधर ऐड कीजिए और 2 इधर ऐड कीजिए, तो ये इधर हो जाएगा आपका 16। और देखिए फिर ये आ गया a प्लस बी को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab इसलिए कि 2 को आप लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं x इंटू 1/x, तो 2ab हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फिर फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कर दीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया बाबू x प्लस 1/x इक्वल टू 4। आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x प्लस 1/x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, तो इधर भी 2 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 23 ये बराबर है cos 58 के। कह रहा है कि साइन जो है थीटा प्लस 23 ये बराबर है किसके बाबू cos 58 के, cos 58 डिग्री के। और आप लोगों को पता है कि cos 58 है cos थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, cos अगर ये थीटा दिया है तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। क्योंकि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, cos थीटा के बराबर होता है। तो आप क्या कीजिए कि sin यहाँ पे दिया हुआ है थीटा प्लस 3 डिग्री 23 दिया हुआ ना 23, आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे cos 58 को आप क्या कीजिए कि 90 माइनस कितना लिख दीजिए, 90 में से कितना घटाइएगा कि 58 हो जाएगा, तो 8 9 10 और 5 3 8 32, ठीक है, 90 माइनस 32 लिख दीजिए 58 को। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कर दीजिए कि साइन थीटा प्लस 23 ये बराबर हो जाएगा किसके, आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया कि cos 90 माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला आप देख लीजिए कि cos 90 माइनस थीटा भी 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है sin थीटा के, ठीक है, या फिर sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, cos थीटा के। क्लियर है। तो cos 90 माइनस यहाँ पे थीटा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा sin थीटा के, यानी कि sin 32 के।
क्लियर है? तो साइन दोनों तरफ हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन प्लस 23 ये बराबर हो जाएगा 32 के, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 32 माइनस 23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस आप 23 घटाइए, ठीक है, तो 7 8 9 9 9 आएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 9 आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, cos 5 थीटा, आपसे पूछ रहा है cos 5 थीटा क्या होगा, तो cos यानी कि 9 5 45, cos 45 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। और आपको पता है कि sin 45 और cos 45 क्या होता है, बराबर होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना डिटेल करने का कोई जरूरत है, बस समझाने के लिए आप लोग को इतना डिटेल लंबा कर रहे हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस बार बार क्वेश्चंस को करिएगा तो इजी वे में आप बनाइएगा, बहुत सारा लाइन जो है स्किप कर सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे लिखिएगा कि थीटा प्लस 23 जो होगा ये बराबर हो जाएगा 32 के। ठीक है, 32 के बराबर हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 9, और पूछ रहा है cos 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो बनाते बनाते आप लोग को बहुत सारी लाइन स्किप करने का खुद पे खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, कह रहा है कि 68,000 रुपये को 68,000 रुपया को ABC में इस अनुपात में बांटा जा रहा है, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम अनुपात सही करेंगे। अनुपात दिया हुआ है कितना बाबू, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 दिया हुआ है। ठीक है, 16 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हर को हम हटाना चाहते हैं। तो 16 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 अनुपात 4 अनुपात क्या 5, यानी A को 8 के अनुपात में मिल रहा है, B को 4 के अनुपात में, और C को कितना के अनुपात में मिल रहा है बाबू, 5 के अनुपात में मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 8 4 12 और 5 17 17 और 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 68,000 रुपया, 68,000 रुपया। क्लियर है? तो आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 4,000 रुपया। क्लियर, 4,000 रुपया हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, और सबसे छोटा कौन है, सॉरी सबसे बड़ा है 8 और सबसे छोटा क्या है 4 है। दोनों के बीच में अंतर कितना है बाबू, 4 का। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा चचौके 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो गया क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है CI का। ठीक है, आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 832 है। देखिए 2 साल और दूसरे साल में अंतर होता है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बाबू, 832 रुपया है। और उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना है, 800 रुपया है। ठीक है, कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज जो है आपका 8,000 रुपया है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया हो रहा है। तो 32 रुपया जो ज्यादा मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, वो किसके कारण मिल रहा है बाबू, पहले साल का जो ब्याज था उसके ब्याज के कारण। डेट मीन्स आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि अगर ये पहला साल है और दूसरा साल है, ठीक है, तो 2 साल का आपका साधारण ब्याज 800 रुपया मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहला साल 400 रुपया मिला होगा और दूसरा साल भी 400 रुपया मिला होगा। पहला साल आपका 400 रुपया मिला होगा और दूसरा साल भी 400 रुपया मिला होगा। क्योंकि जितना साल रहता है हर साल साधारण ब्याज बराबर मिलता है। क्लियर है? लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि 832 रुपया मिल रहा है 2 साल में। डेट मीन्स 32 रुपया जो ये ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, किसके कारण मिल रहा है, पहले साल के
ब्याज के ब्याज ये है, यानी 400 रुपया का ब्याज का भी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिल रहा है दूसरे साल में, ये 32 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, क्वेश्चन में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, तो आप क्या करते, आप कहते हैं कि 32 रुपया ज्यादा मिल रहा है, किसके कारण बाबू, 400 रुपया के कारण। तो 400 को डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8% हो गया। क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो आपका 8% होता, क्योंकि 32 रुपया मिल रहा है किसके कारण, 400 रुपये के कारण। ठीक है, तो 32/400 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया 8%। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, यहां पे तो 2 साल का हम डायग्राम बना दिए। अगर हम तीसरी साल की बात करेंगे बाबू, तीसरा साल का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो तीसरा साल भी साधारण ब्याज जो मिलेगा आपको, ये 400 रुपया मिलेगा। क्लियर है, तीसरा साल भी साधारण ब्याज आपको 400 रुपया मिलेगा, लेकिन 2 साल का ये जितना ब्याज है, ब्याज का सबका ब्याज मिलेगा तीसरे साल में। डेट मीन्स अगर इस 400 की बात करेंगे तो 400 का 8% निकालिएगा तो 32 रुपया यहां मिलेगा, फिर इस 400 का 8% निकालिएगा तो 32 यहां मिलेगा, और फिर 32 का 8% यहां निकालिएगा तो यहां पे मिलेगा। ठीक है, यानी 32 का 8% करिए तो 32 इंटू 8/100, तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में लगा, 18 के 24 1 25, 2.56। ठीक है, तो 2.56 और मिलेगा, 2.56। ठीक है, यह डायग्राम आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कैसे हम बनाते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो ये तो आपका हो गया तीनों, चढ़ती 1200 रुपया साधारण ब्याज और पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आपका यही हुआ। ठीक है, यानी 32 इंटू 3 और प्लस कितना 2.56, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 96 प्लस 2.56। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 98.56 हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए। देखिए, इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करते कि आप लोग सारी बातों को समझ पाए होंगे मेरी बात को। देखिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राम की वार्षिक आय जो है 56,002 थी, 5,62,400 रुपया है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर खर्चा किया और आय का 15% जो है, शेष आय का 15% भोजन पर और उसके बाद शेष आय का 30% शिक्षा पर खर्च किया। तो कह रहा है कि उसके बाद शेष राशि उसकी बचत थी, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उसकी वास्तविक बचत होगी। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसकी वास्तविक बचत के निकटतम है। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स में दिया हुआ है आंसर। तो हम आपको बता दें कि उसका आय कितना था बाबू, 5,62,400, 5,62,400 रुपया है। ठीक है, और 20% घर के किराए पे खर्च करता है बाबू, 20% आप खर्च कर दोगे तो बचेगा कितना, 80%। ठीक है, तो इसका 80% ये बचा रहा है। ठीक है, 80/100 और इतना बच रहा है। बचने के बाद शेष आएगा, कह रहा है कि 15% क्या कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है। तो 15% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 85% बचेगा। ठीक है, तो इसका 85%, 85/100 और इसका कह रहा है कि उसके बाद शेष आय का 30% शिक्षा पे खर्च करता है, तो 30% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 70%। तो इसका 70% हम निकाल लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 0 0 काट दीजिएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं आंसर कौन सा आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,67,703 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स में नहीं रहता तो हम आपको डिजिटल सम से भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन हम ट्रिक्स में भी बताएंगे और एक बार फिर से हम बताते हैं कि आपका 10% है। ठीक है, और आपका 12% है
और ये आपको हम ये चीज बता रहे हैं कि ये एनटीपीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और एसएससी में भी एक बार पूछा हुआ है। सबसे पहले तो हम आपको ट्रिक बताते हैं इसका, ठीक है। ट्रिक ये है कि कभी भी क्रमिक छूट दिया हुआ है और इसके बाद कह रहा है कि इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। 10% और 12% का आपको क्रमिक छूट दिया जा रहा है और कह रहा है कि एकल छूट क्या होगा। एकल छूट का मतलब कि इक्विवेलेंट छूट आप हमको बता दीजिए कि कितना होगा। तो आप लोग इसका मेथड जानते होंगे, हम यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। कभी भी देखिएगा क्वेश्चन में अगर एक छूट 10% है, ठीक है, तो आप डिजिटल सम आप चेक कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 8 और 2 कितना होता है बाबू? 10 होता है। 10 का मतलब डिजिटल सम कितना है? 1 है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम है कितना? 7। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 3 और 2 5, 5 2 7, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं तो 2 और 2 4, 4 डिजिटल सम है, तो ये भी नहीं होगा। और इसका डिजिटल सम कितना है? 8 और 2 10, दैट मीन्स डिजिटल सम कितना है? 1 है। तो देखिए ये ट्रिक बस तभी काम करेगा जब एक डिस्काउंट आपका 10% है। ये सारे के लिए काम नहीं करेगा। आप मैसेज या कमेंट्स मत कीजिएगा कि ये मेथड जो है या फिर ये ट्रिक जो है क्या सारे क्वेश्चंस के लिए करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसी क्वेश्चंस में करेगा, उसी डिस्काउंट में करेगा कि जब एक डिस्काउंट आपका 10% है। जैसे मान लीजिए कि डिस्काउंट दे दिया 10%, 20% और 30%, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि आपका एकल डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन डायरेक्ट देख लीजिए कि किसका डिजिटल सम 1 के बराबर है। क्लियर है? आपको मेथड से बनाना होगा तो आप मेथड से ऐसे भी बनाते होंगे। 10% है और ये 12% है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 10 प्लस 12 और माइनस 10 इंटू 12 बाई 100, ठीक है। 10 12 कितना हो जाएगा बाबू? 22, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिएगा और माइनस कितना? 1.2, तो आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20.08%, ठीक है। आप लोगों को पता होगा मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या? बाबू जो जितना में खरीदा था कह रहा है कि 20 रुपया ज्यादा, 20% ज्यादा अंकित कर दे रहा है, अब 20% डिस्काउंट बाद में कर दे रहा है। तो ओवरऑल इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछा कि 10% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया, तो हमेशा कहिए कि लॉस होगा। कितना लॉस होगा? तो एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होता है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे? तो 20 पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि 20 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4% का लॉस होगा, ठीक है। 4% का लॉस होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आप इसका मेथड भी जानते होंगे, एबी फार्मूला से ये मेथड आता है। एबी फार्मूला क्या होता है बाबू? ये होता है एबी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए के जगह पे हम रखेंगे प्लस 20, क्योंकि पहले बार 20 बढ़ रहा है तो प्लस 20 रख देंगे, और बी का वैल्यू कितना रखेंगे? माइनस 20, ठीक है। तो प्लस 20 रखिएगा तो प्लस 20 माइनस 20 और प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। 20 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। तो 20 यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो कट ही जाएगा, ठीक है। और 2 0 से यहाँ पे 2 0 काट दीजिए, तो बचेगा कितना? 2 इंटू 2 4, और माइनस का मतलब घट रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी एक बार बढ़ रहा है और सेम अमाउंट परसेंटेज में घट रहा है, तो हमेशा लॉस होता है कितना का? एक्स स्क्वायर बाई 100। ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि संख्या कितना है? 6486108 और 260 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ, ठीक है। ये टोटल एक नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर दिया 64 86 108 और 260, ठीक है। 4 गो नंबर दिया हुआ है। हमको लगा कि एक ही नंबर दिया हुआ है, ये कॉमा नहीं देख पाए हम, ठीक है। तो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो महत्तम समापवर्तक फ्रैक्शन मेथड से या जो भी आप मेथड जानते होंगे उतना करने की कोई जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन में जो सबसे छोटा है ना उसी को लेकर पहले चलिए, क्योंकि महत्तम समापवर्तक में, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है। तो कहने का मतलब कि 2 है, मान लीजिए सबसे जो छोटी संख्या, देखिए 64 से कट रहा है, 64 को काट रहा है, हाँ बिल्कुल काट रहा है। 86 को भी काट दे रहा है, 108 को भी काट दे रहा है, 260 को भी काट दे रहा है। तो
चुपचाप ऑप्शन का मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 से कोई संख्या होता नहीं कटता तो 2 से बड़ा वाला संख्या लेते, 4 लेते। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे जो छोटी संख्या ऑप्शन में जो दिखा, देख लीजिए कि चारों संख्या कट रहा है ना, उससे बस बात खत्म, ठीक है। वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप लोग मेथड इसका जान ही रहे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए दिया हुआ 86, एंगल बी दिया हुआ 72 और सी और डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो एंगल डीओसी क्या होगा। देखिए ये चतुर्भुज दिया हुआ बाबू, ठीक है, ये ए दिया हुआ है और ये बी और ये सी और डी दिया हुआ है। एंगल ए कितना दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 86 और एंगल बी कितना दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि सी और डी के समद्विभाजक, सी और डी का जो समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक, ठीक है, ओ पे मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि डीओसी कितना होगा, डीओसी कितना होगा। तो इसका वैल्यू देखिए बताते हैं, हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। एंगल डीओसी जो होता है ना बाबू, डीओसी ये बराबर होता एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। इसका थ्योरम भी है, आप डायरेक्ट याद रखिए थ्योरम, जब ज्योमेट्री हम बताएंगे आपको तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये दोनों एंगल का ये समद्विभाजक ओ पे मिलता है, तो एंगल डीओसी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2, ठीक है, ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, 86 प्लस 72 बाई 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना 8, 7 दूनी 14 1 15, 158 बाई 2 कीजिएगा तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, यानी 79 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए क्वेश्चन दिया है 15x माइनस 9/x दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे दिया हुआ कितना बाबू 15y माइनस 9, 15y माइनस 9/y और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15z माइनस 9/z का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे x दिया हुआ है ना, तो x दोनों में आप कर दीजिए, जैसे 15x/x कीजिएगा तो 15 आएगा और माइनस 9/x अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो 15x/x कीजिएगा तो 15 और 9/x कीजिएगा तो 9/x प्लस 15y/y कीजिएगा तो 15, ठीक है, और माइनस 9/y और इसके बाद फिर 15z/z कीजिएगा तो 15 और माइनस 9/z इक्वल टू 0। देखिए 15 15 15 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 और इसको क्या करते हैं राइट साइड में करते हैं 9/x प्लस 9/y प्लस 9/z, ठीक है। तो ये सारा जो है माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और 9 को हम कॉमन भी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। हमको इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे कहोगे कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा 45/9, दैट मीन्स 9 5 45। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 5 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि एक मोहन जो है एक पेन को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो 20% का लाभ हो रहा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य पे न होकर के क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पे कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि वास्तविक प्रॉफिट कितना होगा। तो जैसे आप कहिएगा कि 20%, तो 20% का वैल्यू कितना होता है बाबू, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, भिन्न में चेंज कीजिएगा तो 20/100 कीजिएगा और 20/100 का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। 20 25 100 1/5, दैट मीन्स एक प्रॉफिट हो रहा है किस पे, ये सीपी पे होता है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट किस पे होता है,
बिक्राइमल पे होता है, यानी 5 जो है ये एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस 5 है और आपका प्रॉफिट 1 रुपया है, 1 यूनिट है, यानी कि क्राइमल कितना होगा 5 माइनस 1 यानी 4। क्लियर है? तो सीपी कितना हो जाएगा बाबू 5 माइनस 1 यानी कि 4। क्लियर? तो कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा वास्तविक, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट यानी 1 और बटा में क्रय मूल्य 4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25%। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। एक बार फिर से हम समझाते हैं। 20% का वैल्यू 1 बटा में 5 यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है किसके कारण 5 रुपया के कारण, यानी 5 रुपया एसपी हो जाएगा क्योंकि एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है। जब 5 यूनिट एसपी हो जाएगा 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस क्रैमूल कितना होगा 4 यूनिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे प्रॉफिट बटा में क्रैमूल 1 बटा में 4, और 1 बटा में 4 का वैल्यू होता है कितना 25%। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सबका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है कि अनिल ने 12 सेव 50 रुपये में खरीदा और उसमें से 8 सेव 50 रुपये में बेच दिया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी आप लोग को डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके पहले भी डिस्कस किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहां पे आप हमेशा लिखिए, देखिए सबसे इजी जो है ना इसका 3-4 मेथड है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस का प्रॉफिट और लॉस का तो ये क्वेश्चंस है, बट हम सबसे जो इजी मेथड है वो आपको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पे रेट लिखिएगा और यहां पे ऑब्जेक्ट लिखिएगा। तो रेट में आपका कह रहा है कि 12 सेव को 50 रुपये में खरीद रहा है, यानी रुपया कितना लगा रहा है बाबू 50 रुपया लगा रहा है, और कितना सेव खरीद रहा है 12 सेव खरीद रहा है। क्लियर? और इसके बाद कह रहा है कि उसमें से 8 सेव 50 रुपये में बेच दे रहा है, यानी 50 रुपया में वो 8 गो सेव बेच रहा है। देखिए एक तरीका तो ये भी बना सकते हैं कि रेट बराबर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि 12 सेव जितना रुपया में खरीद रहा है उतना में वो 8 सेव बेच रहा है, यानी 12 सेव का क्रय मूल्य 8 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप ऐसे कर सकते हो 12 सेव का जो क्रय मूल्य है 8 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे सीपी बाई एसपी कर दोगे, सीपी बाई एसपी कर दोगे कितना हो जाएगा 8/12, डेट मीन्स 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी सीपी आपका अगर 2 रुपया है तो एसपी कितना है 3 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बाबू परसेंटेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी यानी कि 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है किसके कारण 2 रुपया पे, यानी परसेंटेज प्रॉफिट कैसे आप निकालते हो प्रॉफिट और बटा में क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट है 1 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 2 रुपया। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, डेट मीन्स कितना 50%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन एक और मेथड हम आपको देखिए यहां पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था, यहां पे इसको हटाते हैं। आप क्या करना ना इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या करना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12×25 60 यानी 600 रुपया, और ये 8×5 40 400 रुपया। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे आरएस लिखिएगा मतलब रुपयाज लिखिएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब सामान लिखिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 रुपया में ये 12 सेव खरीद रहा है। ठीक है, और 50 रुपये में 8 सेव बेच रहा है। इसके बाद क्या कीजिएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड नहीं है, ये ट्रिक है। अभी इसमें ये नहीं पूछना है कि ये कैसे लेते हैं। ठीक है, तो 12×5 60 यानी 600 इधर हो गया और ये 400। और देखिए याद रखिएगा यहाँ पे एस है, दैट मीन्स ये एसपी है, 600 रुपया एसपी हो जाएगा और 400 रुपया आपका सीपी हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। 600 रुपया एसपी है और 400 रुपया सीपी है, दैट मीन प्रॉफिट कितना हो रहा है बाबू 200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट बाई सीपी करते हैं यानी 400 रुपया। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 2, और इसको काटिएगा तो 50, दैट मीन्स 50% आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और भी बहुत सारे मेथड है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बराबर कर दीजिएगा तो ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा डायरेक्ट। बहुत सारे मेथड से बहुत सारे बच्चे जो है डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस मेथड को आप एग्जाम में बनाओ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है कि सुमन की वर्तमान जो एज है वेंकट की वर्तमान एज की दुगनी है। सुमन का जो एज है बाबू वेंकट के एज का दुगना है, दैट मीन्स इसका अगर 1 यूनिट एज है तो सुमन का एज कितना है 2 यूनिट है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 साल के बाद वेंकट की एज जो है 21 वर्ष हो जा रही है। यानी अभी अगर एज इसकी x है और ये 2x है, तो 12 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 12, और x प्लस 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। क्लियर है? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 12 आप कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुमन की वर्तमान एज कितना है, तो सुमन की वर्तमान एज है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2, डेट मीन्स कितना, 18 वर्ष। क्लियर है बाबू, 18 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका है, कह रहा है कि a बराबर 5 दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो a का वैल्यू 5 आप रख दीजिए। ठीक है, a का वैल्यू आप 5 रख दीजिएगा तो आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा ना, कितना है, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, और ये रूट से बाहर है 6 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए रूट ओवर क्या है, रूट ओवर कितना है, 4a स्क्वायर, और यहां पे कितना दिया हुआ है, माइनस 4a प्लस 1। ठीक है, और यहां पे कितना दिया हुआ है, 6a दिया हुआ है। क्लियर है? तो a का वैल्यू आप पुट कीजिए 5। ठीक है, तो 5a स्क्वायर की जगह तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू नहीं है, यहाँ प्लस है। ठीक है, 6 इंटू 5 ये 30 हो जाएगा ना, 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 माइनस 20 और प्लस 1 और प्लस 6 5 30। तो 100 में से 20 घटाएगा तो 80, और 80 और 1 कितना होगा, 81, और रूट 81 का वैल्यू कितना होता है, चलिए डिटेल में बता देते हैं। रूट 81 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 9 81 9 और प्लस 30, डेट मीन्स कितना, 39। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहा है कि एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट में और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखिए कह रहा है कि ए और बी जो है क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में, ए जो है 60 मिनट में भरता है और बी जो है 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि आधे टाइम के लिए सबसे पहले बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और उसके बाद पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। मतलब आधे टाइम के लिए बी को खोला जाता है और फिर आधे टाइम के लिए ए और बी दोनों को लिए खोल दिया जाता है। तो कह रहा है कि खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए है और यहाँ पे बी है, ये इसको लग रहा है 60 मिनट और इसको लग रहा है 30 मिनट। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, 60 का और 30 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आप कहिए कि 60 का और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया, यानी 60 यूनिट जो है टैंक का कैपेसिटी है। और आपको पता है इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं टाइमिंग से, यानी 60 यूनिट पानी को भरने में 60 मिनट टाइम लगा रहा है। डेट मीन्स एक मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरता होगा, 1 यूनिट पानी भरता होगा। 60/60 किया मैंने। फिर इसी तरह से बी जो है 60 यूनिट पानी को भरने में 30 मिनट लगा रहा था, यानी 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरता होगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ लाइन पे आपको समझाते हैं। ठीक है, टोटल टाइम हम मान लेते हैं कि 2t टाइम है। ठीक है, 2t टाइम है, तो यहां से लेके यहां तक t और यहां से लेके यहां तक t, आधा टाइम और ये आधा टाइम। क्लियर, तो आधा टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ b को स्टार्ट किया जाता है। आधे टाइम के लिए सिर्फ b को स्टार्ट किया जाता है और आधे टाइम के लिए क्या किया जाता है, a को भी स्टार्ट किया जाता है और b को भी स्टार्ट किया जाता है। पानी यहां पे 60 यूनिट भर जा रहा है। ठीक है, तो अगर b जो है 1 मिनट स्टार्ट किया जाता है तो 2 यूनिट पानी भरता है, तो t टाइम के लिए स्टार्ट किया जाता है तो कितना पानी भर देगा, 2t पानी भर देगा। उसी तरह से यहाँ पे a और b को स्टार्ट किया जाता है, a और b 1 मिनट पे 2 और 1 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो t टाइम के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो टोटल कितना पानी भर देगा, 3t। और 2t प्लस 3t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 यूनिट टोटल पानी भर जाता है, तो 2t प्लस 3t। ठीक है,
ये बराबर हो जाएगा 60 के, तो यहाँ पे 5t इजकल टू 60, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 50 = 60। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भरने में कितना समय लगेगा, मतलब टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम मेरा कितना है, t नहीं है 2t है, ठीक है। तो 2t का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। 24 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। घन और घनाभ आप लोग जानते होंगे। घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, और घन का आयतन होता है, वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यू होता है। और वही घनाभ की बात कीजिएगा तो एल, बी और एच है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, क्लियर है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू होता है। और एल का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 12 दिया हुआ है। तो यहां पे हम कर देंगे 12 का क्यू, तो 12 का क्यू कीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1728, ठीक है। 1728 ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को याद होगा 12 का क्यू कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। एक समबाहुभुज के एक आंतरिक कोण और बाहर कोण का अनुपात कितना दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये कितना दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, जब भी आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम को एकदम शॉर्ट में बनाना सीखा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम पहले तो हम बताते हैं कि ट्रिकली कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इसका तो डिटेल जानते ही होंगे कि डिटेल में आप इसको कैसे बनाइएगा। तो अब भी हम आपको बताते हैं कि आप इसको डायरेक्ट आंसर कैसे, बिना पेन चलाए कैसे बनाइएगा। आपका रेशियो दिया हुआ है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल आपका है 4 और एक्सटीरियर एंगल है 1। तो इसको आप क्या कीजिएगा, 2 बनाइएगा, बाह कोण को आप 2 बनाइएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और देखिए आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए कि 3:1 दिया हुआ है, तो आप बाह कोण को आप 2 बनाइएगा, तो इसको 2 बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या हो जाएगी। आप कहिएगा आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कभी कभी ऐसा होगा कि ये 2 नहीं बनेगा, जैसे अनुपात आपका मान लीजिए कि 5:3 दिया हुआ है, तब आप क्या कीजिएगा, इसको 2 कैसे बनाइएगा। इंटीरियर एंगल अगर 5 दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल अगर 3 के अनुपात में दिया हुआ है, तो आप कैसे बनाइएगा इसको 2, ठीक है। तो बाबू इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये समबाहुभुज बनेगा ही नहीं, बनेगा इस ऐसा कंडीशन जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। आपको मैंने क्लियर कर दिया। देखिए अब इसको मेथड से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 4 कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम जो होता है किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 5, 4 और 1 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 यूनिट का वैल्यू 180, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/5, तो कितना हो जाएगा 5 15 36, ठीक है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बाबू 36 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 360/बाह्य कोण करते हैं, मतलब बाहरी कोण, ठीक है। तो 360/36 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा बाबू 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि आप एक्सटीरियर एंगल को 2 कीजिएगा तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 और 2 डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा 10, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 दिया हुआ है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी हम एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, डिटेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इंटीरियर एंगल आपका दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर दिया हुआ है 135 और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल 135 दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 135। तो आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 180 में से 135 घटाइएगा
तो कितना हो जाएगा 40 45, ठीक है। 9 से कटते हैं, 9 5 45, 5 से काटते हैं, 9 5 45 और इसको पचती है 5 दूनी 10 और 7 5 35, यानी कि 3:1 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 6, ठीक है, और 2 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। और इसको डिटेल में आप जानना चाह रहे होंगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, यहाँ पे आया है 45 आया है। तो आपका 45 आया है तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 45 से, ठीक है। तो 8 मिनट में कटेगा तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।